साजिशों के तौर तरीके जितने ऊटपटांग हो, उसके किंवदंतियों के टाण पर चढ़ने की गुंजाइश उतनी ही ज्यादा होती है। ये आजाद भारत का मंजर है। एक मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री से शिकायत कर रहा है, हुजूर मेरा कत्ल होने वाला था, दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए हथियार के तौर पर मछली भेजी थी, मसालों से सनी। वो तो वक्त रहते खुफिया महकमे के लोगों को खबर लग गई और मैं बच गया, लेकिन कब तक हुजूर? ये सच था या खाम ख्याली? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री। ये सीजन है बिहार का और आज बारी है बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की, जो मछली कांड से मजबूत होकर उभरे, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद कामराज हो गए। साल था 1963। पटना में अगम कुआं के पास एक होटल हुआ करता था, राज होटल। होटल के मालिक थे विश्वनाथ वर्मा, सूबे की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बल्लभ सहाय के करीबी आदमी। एक दिन खाने पीने के शौकीन मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के लिए इसी होटल से मछली बनाकर भेजी गई, लेकिन मुख्यमंत्री के हलक तक निवाला पहुंचता उससे पहले सूबे का खुफिया तंत्र हलकान हो चुका था। कहा गया कि बजरिए मछली मुख्यमंत्री को जहर खिलाने की कोशिश की जा रही थी। आरोप लगा मंत्री केबी सहाय और उनके सहयोगी राम लखन सिंह यादव पर। बात प्रधानमंत्री नेहरू तक पहुंच गई, खुफिया विभाग के दस्तावेजों के साथ। लेकिन अपने विरोधियों को निपटाने की ये कोशिश खुद मुख्यमंत्री पर भारी पड़ने वाली थी। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव से। चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस के 3 धड़ों के सींग आपस में फंसे हुए थे। पहला धड़ा था मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का, दूसरा धड़ा उनके विरोधी केबी सहाय का, और इन दोनों के बीच संतुलन कायम करता हुआ तीसरा धड़ा था भूमिहारों का, जिसका नेतृत्व कर रहे थे महेश प्रसाद सिन्हा। 1962 के विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनी। विनोदानंद झा, केबी सहाय और उस वक्त के बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष AQ अंसारी, तीनों इसके मेंबर। कमेटी बनाई जाती है ताकि मामला सुलझे, लेकिन यहाँ मामला उलझा हुआ था। हर गुट दिल्ली तक दौड़ लगाकर अपने हिस्से का दबाव बना रहा था। फिर उसी राजधानी से नेहरू ने 3 लोगों की टीम भेजी टिकट का आखिरी फैसला करने को। इस कमेटी में थे सरदार स्वर्ण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। कमेटी ने मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का भरपूर पक्ष लिया। केबी सहाय और दूसरे धड़ों के 6 दर्जन से भी ज्यादा टिकट काटे गए। कहा गया कि टिकट बंटवारे में मौजूदा मुख्यमंत्री को बढ़त देकर भविष्य के सत्ता संघर्ष से बचने की कोशिश की जा रही थी। टिकट बटा, फिर आए नतीजे। 1962 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 318 सीटों के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस को 185 सीटें हासिल हुई। जाहिर सी बात है कि ये बहुमत के आंकड़े से ज्यादा था। विनोदानंद अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। इस जीत के फौरन बाद विनोदानंद ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन की मेजबानी भी हासिल कर ली। पटना में हुए AICC के अधिवेशन के चलते उनका रसूख जम गया, क्योंकि इंतजाम बढ़िया थे और इसके चलते आला कमान की नजर में उनकी साख बढ़िया थी। विनोदानंद के पास अब एक मौका आ गया था अपने विरोधियों को पूरी तरह से किनारे करने का, और उसी समय ये मछली कांड सामने आया जिसका जिक्र किया। विनोदानंद ने मौका लपक लिया, खुफिया विभाग से जांच करवाई और एक मोटी सी फाइल बनाकर प्रधानमंत्री नेहरू की मेज पर पहुंचा दी। केबी सहाय के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता राम लखन सिंह यादव को इस षड्यंत्र का मुख्य आरोपी बनाया गया। तो क्या था इस मछली कांड का सच? इस घटना के 36 साल बाद राम लखन सिंह यादव ने दैनिक आज नाम के अखबार में 31 दिसंबर 1998 को एक लेख लिखा। उसमें वो लिखते हैं कि श्री बाबू के निधन के बाद हम लोगों ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन झा ने 100% झूठा षड्यंत्र रच के पूरे कागज का पोथा तैयार कर प्रधानमंत्री नेहरू के हाथ में दे दिया कि मैं उन्हें मछली में विष देकर मारने का षड्यंत्र रच रहा हूं। इस मामले में मुझ समेत 36 लोगों को मुजरिम बनाया गया। पंडित नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन निदेशक श्री मलिक द्वारा जांच करवाई।
डीआईजी श्री शुक्ला जांच के अधिकारी बनाए गए। 4 दिनों तक मुझसे पूछताछ की गई। प्रधानमंत्री जी को मैंने सारी बातें बताई थी, अधिकारियों को भी बता दी। श्री मलिक की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नेहरू ने विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया। नेताजी ने तो कह दिया कि रिपोर्ट पर हटाया, पर सच्चाई क्या थी? मछली कांड सियासी गलियारों में कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रहा था। कांटा फंस गया था। केंद्र विनोदानंद झा से फुर्सत चाहता था, पर उनको हटाना इतना आसान नहीं था। आखिर उनके नेतृत्व में ही तो कांग्रेस 1962 का विधानसभा चुनाव जीती थी। इस बीच नेहरू के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया जिससे कांग्रेस आलाकमान की दुविधा दूर हो गई। ये वो हथियार था जिसके जरिए एक झटके में केंद्रीय कैबिनेट हो या राज्य के मुख्यमंत्री, सबको किनारे लगा दिया गया। नापसंदीदा लोगों की फाइल आसानी से निपटा दी गई। इस युक्ति का, इस हथियार का नाम था कामराज प्लान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके के कामराज के दिमाग की उपज। प्लान ये कि जो कांग्रेसी नेता 10 साल से सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता छोड़कर वापस संगठन की तरफ लौटना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री के तख्ते इस कामराज प्लान के तहत उलटने लगे। अखबारों के छापाखानों में एक नया शब्द आ गया, कामराज्ड। विनोदानंद झा भी कामराज्ड हो गए। लोगों ने कहा मछली कांड की वजह से। 2 अक्टूबर 1963 को गांधी जयंती के दिन उनका कार्यकाल खत्म हो गया। विनोदानंद को लगा ये अल्प विराम है, वो वापसी करेंगे। अगले कई वर्षों तक वो वापसी की कोशिशें करते रहे। वो 5 और मुख्यमंत्री भी देश के, जिनका कामराज प्लान के तहत इस्तीफा स्वीकार हो गया था। लेकिन विनोदानंद झा का मामला अलग था। बाकी मुख्यमंत्रियों को इस्तीफे के बाद संगठन में जिम्मेदारी दी गई, लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ खाली रहा। और देर से ही सही, उनके प्रतिद्वंदी केबी सहाय की योजना ठीक साबित हुई। योजना जिसके तहत विनोदानंद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाए थे। आखिर क्या था केबी सहाय का प्लान, जिसके तहत झा बलि का बकरा बनने जा रहे थे? साल 1961 की फरवरी, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की मौत के बाद बिहार कांग्रेस में सत्ता के लिए नए सिरे से संघर्ष शुरू हो चुका था। मुख्य तौर पर 4 धड़े थे मैदान में। पहला धड़ा भूमिहारों का, जिसका नेतृत्व महेश प्रसाद सिन्हा कर रहे थे। दूसरा धड़ा था केबी सहाय का। इसमें कायस्थों के अलावा पिछड़ी जाति के कई विधायक शामिल थे। तीसरा धड़ा बना मैथिल ब्राह्मणों का, जो विनोदानंद झा की अगुवाई में था। और चौथा धड़ा अनुग्रह नारायण सिंह के बेटे सत्येंद्र नारायण सिंह का। श्री कृष्ण सिंह खुद भूमिहार थे, लेकिन उन्हें राजपूतों के एक धड़े का समर्थन हासिल था। लेकिन उनके जाने के बाद इस धड़े ने अपनी वफादारी बदल ली और सत्येंद्र नारायण के खेमे में आ गए। अब चारों तरफ से दावेदारियां होने लगी। अब तक सूबे की राजनीति में भूमिहारों का वर्चस्व था। इसे तोड़ने के लिए केबी सहाय, सत्येंद्र नारायण और विनोदानंद झा ने लामबंदी शुरू की। केबी सहाय जानते थे उनके नाम पर राजपूतों का धड़ा तैयार नहीं होगा, लिहाजा विनोदानंद झा का नाम आगे किया गया। केबी सहाय की योजना थी कि भूमिहार लॉबी को गिराने के लिए विनोदानंद को आगे करो और सही वक्त आने पर विनोदानंद को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन जाओ। लेकिन योजनाओं को अमली जामा पहनाना इतना आसान नहीं होता। पूरा गुणा गणित चल रहा था। इसके तहत विनोदानंद झा को मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनाव में उतार दिया गया। अलग थलग पड़े भूमिहार गुट की तरफ से महेश प्रसाद सिन्हा ने चुनौती पेश करने की कोशिश रही, लेकिन उनकी कोशिश, उनका संख्या बल नाकाफी साबित हुआ और विनोदानंद झा सूबे के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए। असल में तो वो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन लिस्ट में कार्यवाहक के तौर पर दीप नारायण सिंह का नाम भी जुड़ा था, इसलिए तीसरे। नेतृत्व परिवर्तन के 1 साल बाद सूबे में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को सीटों की संख्या से नुकसान हुआ, 210 से घटकर 185, लेकिन बहुमत के लिए पर्याप्त आंकड़ा। केबी सहाय को अब अपने हाथों से सत्ता फिसलती दिख रही थी। टिकट बंटवारे में उनके पहले ही पर कतरे जा चुके थे। अब उनके सामने एक ही रास्ता बचा था, भूमिहार गुट से गठबंधन। उन्होंने किया भी, लेकिन विनोदानंद केबी सहाय की उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले।
उन्होंने इस दफा राजपूतों के नेता सत्येंद्र नारायण सिंह को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देने का वायदा किया और उनके गुट की वफादारी अपने साथ कर ली। केबी सहाय के हाथ में मलाल के अलावा कुछ नहीं लगा। विनोदानंद कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। केबी की योजना असफल हो गई, लेकिन फिर आया कामराज प्लान, जिसने पूरी बाजी केबी सहाय के पक्ष में पलट दी। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद विनोदानंद झा राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने लगे। उनके पद छोड़ने के 4 साल बाद 1967 में विधानसभा चुनाव हुए और राज्य में कांग्रेस सत्ता गंवा बैठी। तब तक दूसरे परसीमन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। इसका क्या तात्पर्य हुआ? बिहार विधानसभा की सीटें 331 से घटकर 318 हो गई थी। 318 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 128 सीटें मिली। यहां तक कि मुख्यमंत्री केबी सहाय भी चुनाव हार गए और फिर महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन उस सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया और बाहर से समर्थन देकर पहले सतीश प्रसाद सिंह और फिर बीपी मंडल की सरकार बनवाई। कांग्रेस ये सब कर रही थी। उसको लग रहा था कि लगातार कमजोर सरकारें आएंगी तो उसका खोया हुआ जनाधार वापस हो जाएगा। लेकिन कई कांग्रेसी विधायक थे जो कभी सतीश सिंह तो कभी बीपी मंडल के पीछे खड़े होने से नाराज थे। नतीजा नाराजगी का यह हुआ कि पुराने खुर्राट नेता विनोदानंद झा के नेतृत्व में 17 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी से अलग होकर एक नया गुट बनाया। गुट का नाम रखा लोकतांत्रिक कांग्रेस। उस वक्त तक दल बदल का कोई नियम नहीं था कि एक निश्चित संख्या में ही विधायकों या सांसदों की टूट हो और तभी वैधानिक मान्यता मिलेगी। तो इस नए गुट ने मंडल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। नतीजा ये हुआ कि 22 मार्च 1968 को सिर्फ 47 दिन पुरानी बीपी मंडल सरकार गिर गई। विनोदानंद झा ने इसके बाद कांग्रेस के एजेंडे को तो ध्वस्त किया, लेकिन अपना एजेंडा उसको भी आगे बढ़ाया। क्या था विनोदानंद का एजेंडा? कि एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता विनोदानंद झा के नाम पर राजी नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि लोकतांत्रिक कांग्रेस से कोई और चेहरा सामने आए, पिछड़ों और दलितों की जमात से कोई चेहरा आए। ऐसे में विनोदानंद को अपने सहयोगी दलित समाज से आने वाले भोला पासवान शास्त्री का नाम आगे करना पड़ा। भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में लोकतांत्रिक कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस सरकार को संसोपा, जन क्रांति दल, जनसंघ और निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया। उस दौर में कांग्रेस क्या कर रही थी? सिर्फ उटव्वल कर रही थी। केंद्रीय स्तर पर लुंज-पुंज हालत में थी। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का झगड़ा शीर्ष पर था। प्रदेश की कांग्रेस समितियां भी बेलगाम थी। जिसे जो मर्जी आ रही थी वही राजनीतिक चालें चल रहा था और विनोदानंद झा भी इनमें से एक थे। लेकिन 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो विनोदानंद ने अपने पुराने नेता का साथ धर लिया। वो ओल्ड गार्ड के साथ कांग्रेस ओ में नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक कांग्रेस को इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट, इसमें मर्ज कर लिया। फिर आए 1971 के लोकसभा चुनाव। इंदिरा गांधी ने विनोदानंद को उनके अपने इलाके देवघर से लगभग 250 किलोमीटर दूर मैथिल ब्राह्मणों के गढ़ माने जाने वाले दरभंगा की लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए भेजा। विनोदानंद चुनाव लड़े, जीते, संसद पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि बड़ी कैबिनेट में अपना नाम देखने की उनकी हसरत, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती, 1 अगस्त 1971 को उनका निधन हो गया। वो घुटने के इलाज के लिए वेल्लोर जा रहे थे। क्या रही विनोदानंद झा की राजनीतिक परंपरा, विरासत? उनकी विरासत को उनके बेटे कृष्णानंद झा ने आगे बढ़ाया। वो 1983 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार में मंत्री बने। ये थी विनोदानंद झा की कहानी। अगले एपिसोड में बात उस नेता की जिसके नाम से बिहार के जमींदार खौर खाते थे, मुख्यमंत्री। इस पूरी सीरीज के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।